जय जोहार संगी हो। मैं हरिओम साहू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आप सभी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश के क्रम में आज हम नल वंश और राजर्षि तुल्य कुल वंश को कवर करेंगे। दोस्तों, बहुत से विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद है कि नल वंश छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश है या फिर राजर्षि तुल्य कुल वंश। देखिए, ये जो नल वंश है, इनके जितने भी हमको अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे हमको ये पता चलता है कि जो इनका राज्यकाल था 3वीं से 5वीं ईस्वी शताब्दी तक है, जबकि जो राजर्षि तुल्य कुल वंश है इसका जो राज्यकाल है 4वीं से 5वीं ईस्वी शताब्दी तक है। फिर भी क्योंकि ये जो नल वंश है, इनके जो अभिलेख में हमको जो इनके राज्यकाल की जानकारी मिली है कि मान लीजिए इन्होंने अपने किसी अभिलेख में कहा है कि इनके अमुक राजा का कार्यकाल इतनी ईस्वी शताब्दी में था, तो इनके दूसरे अभिलेख में ऐसा लिखा गया है कि सेम राजा का कार्यकाल कुछ अलग बताया गया है। तो इससे जो इनके राज्यकाल की जो के बारे में जो जानकारी है ना, वो बहुत ज़्यादा भ्रामक हो जाती है। भ्रामक हो जाने के कारण छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश हो जाने के बाद भी हम इनको छत्तीसगढ़ का प्राचीन नहीं मानते, जबकि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश हम राजर्षि तुल्य कुल वंश को मानते हैं, क्योंकि इनके अभिलेख में हमको स्पष्ट जानकारी मिलती है कि इनके इस राजा का कार्यकाल इस समय था। जबकि जो नल वंश हैं, इनके अभिलेखों में बहुत ही ज़्यादा भ्रम की स्थिति है और जानकारी प्रमाणिक नहीं है। इनका एक अभिलेख जो बात कहता है, दूसरा अभिलेख उसी बात को दूसरे तरीके से कहता है, तो बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। ठीक है, तो कभी भी जैसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन सा है, तो नल वंश ना कह के हम राजर्षि तुल्य कुल वंश को छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कहेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम नल वंश और राजर्षि तुल्य कुल वंश को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में एक ग्रंथ लिखा गया था, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें नैषद शब्द का प्रयोग किया गया है। लिखा गया है कि दक्षिणापदावासी नलवंशी शासकों को उस समय नैषद कहा जाता था। नैषद नाम की एक उपाधि दी जाती थी। ये दक्षिणापदा नलवंशी जो है, ये दक्षिणापदा जो है वही क्षेत्र है जिसमें छत्तीसगढ़ भी कहीं ना कहीं शामिल होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के नलवंशियों का ही ये वर्णन है। इसके अलावा ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में ऐसी जानकारी मिलती है कि दक्षिण कौशल में नलवंशी राजाओं के वंशजों का जो है शासन होगा। इसके अलावा जो हमारे छत्तीसगढ़ के नलवंशी राजा थे, इन्होंने भी जो है अपने अभिलेख में ये लिखा है कि हम पौराणिक जो नलवंशी थे उनके वंशज हैं। इन्होंने अपने अभिलेख में क्या लिखा है, नलवंश प्रसूता, यानी कि जो नल वंश हुआ करते थे उन्हीं से ये प्रसूत हैं, जन्म लिए हुए हैं। नल वंशोद्भव यानी कि नल वंश से उद्भव है। और क्या लिखे हैं कि ख्यातो नृपोनल प्रभृति, मतलब नल के नाम से जो ख्यात राजा थे उन्हें से हमारी प्रवृत्ति हुई है। तो ऐसा कहकर ये अपना संबंध पौराणिक जो नल राजा थे उनसे जोड़ना चाहते हैं। इनकी बात और पुराणों और वेदों में जो नल वंश के बारे में जो वर्णन है, कहीं ना कहीं संकेत करते हैं कि इनके द्वारा जो कही गई बात है सही है, इनके बातों को बल मिलता है, लेकिन स्पष्ट प्रमाण हमको नहीं मिला है, जिसके कारण हम पूर्ण जो है गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ये पौराणिक नल वंश से ही संबंधित हैं। ठीक है, और इनके साक्ष्य के नाम पर भी हमको केवल कुछ स्वर्ण सिक्के और 5 प्रमुख अभिलेख ही प्राप्त हुए हैं। जैसे कि उड़ीसा में 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, एक तो केशरी बेड़ा और एक पांड्या पाथर अभिलेख। ठीक है, अमरावती में रिद्धिपुर अभिलेख जो मिला है उनसे इनकी जानकारी मिलती है। उड़ीसा में एक तो उड़ीसा के जयपुर राज्य का पोड़ागढ़ अभिलेख, ये जयपुर राज्य जो है राजस्थान का जयपुर नहीं है, उड़ीसा में जयपुर राज्य था, वहां पर पोड़ागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है।
छत्तीसगढ़ का राजिम अभिलेख है जिससे हमको नल वंश के बारे में पता चलता है, और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। ये 5 प्रमुख अभिलेख हैं जिससे हमको नल वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, और अन्य अभिलेखों में देखें तो प्रयाग प्रशस्ति में भी जो है इनकी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, और इसके अलावा उदयेंद्रम ताम्रपत्र अभिलेख में भी नल वंश के बारे में कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती है। इन पूरे अभिलेखों के अनुसार जो बात हमको पता चलती है वो ये कि जो शिशुक थे ये इनके प्रथम राजा हुए हैं। ठीक, शिशुक के बाद वराहराज इस वंश के शासक हुए, और ये जो वराहराज हैं ये छत्तीसगढ़ में शासन स्थापित करने वाले प्रथम नलवंशी थे। ठीक है, और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है नलवंश का। ठीक है, ये नलवंश के प्रथम राजा माने जाते हैं। एडेंगा में इनकी 29 स्वर्ण मुद्राएं हमको प्राप्त हुई हैं। एडेंगा एक जगह है जहां हमको इनकी 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। वराहराज के बाद भवदत्त वर्मन राजा हुए यहाँ के, जो कि बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। इनको प्रतापी और शक्तिशाली राजा मानने के पीछे कारण ये है कि इन्होंने जो है अपने समकालीन, आपको बता दूं कि ये जो नल वंश थे ये वाकाटक राजाओं के समकालीन थे। वाकाटक राजा बहुत बड़े राजवंश थे जो भारत के अधिकतर हिस्से पे उनका शासन हुआ करता था। तो ये जो भवदत्त वर्मन थे जो एक छोटे से, मतलब छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में, ठीक है, बस्तर का जो क्षेत्र है वहां इनका शासन था। ये केवल छोटे से राज्य के राजा थे। इन्होंने क्या किया, जो वाकाटक वंश के जो शासक थे नरेंद्र सेन, उसको इन्होंने पराजित कर दिया, और पराजित करके उनके बहुत सारे क्षेत्र को, नंदीवर्धन और विदर्भ के काफी क्षेत्र को इन्होंने अपने राज्य में जीत के मिला लिया। तो ये बहुत ही प्रतापी राजा थे। इन्होंने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। नंदीवर्धन व विदर्भ विजेता महापराक्रमी इनको कहा गया है। ठीक है, ये हमको जानकारी मिलती है रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, अमरावती के रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख से। इस भवदत्त वर्मन के 2 पुत्र थे, एक तो अर्थपति और दूसरे स्कंद वर्मन। तो अर्थपति के नाम के आगे भट्टारक जुड़ा हुआ था। भट्टारक जो शब्द है वो युवराज के लिए प्रयुक्त होता है। जो राजा का बड़ा बेटा है अक्सर वही युवराज बनता है। तो इस भट्टारक शब्द से हम अंदाजा लगाते हैं कि ये जो अर्थपति थे यही भवदत्त वर्मन के बड़े बेटे रहे होंगे। भवदत्त वर्मन के बाद अर्थपति भट्टारक शासक बने। लेकिन इसी समय क्या हो रहा था, आप देखे हैं कि भवदत्त वर्मन ने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित किया था। तो नरेंद्र सेन के जो अब बेटे थे वो बदला लेने के लिए तैयार थे इनसे। इन्होंने अपने पिता की हार को देखा था और मन ही मन संकल्प लिया था कि मैं अपने पिता की हार का बदला जरूर लूंगा। तो नरेंद्र सेन के जो पुत्र थे पृथ्वीसेन द्वितीय, इधर वाकाटक वंश में उन्होंने शासन संभाला। तब तक क्या हुआ, भवदत्त वर्मन के बाद अर्थपति भट्टारक ने शासन संभाला। अर्थपति भट्टारक कमजोर थे। जो नरेंद्र सेन के पुत्र हुए पृथ्वीसेन, इन्होंने अपनी शक्ति बटोरी और वापस इन पे आक्रमण कर दिया, इनके राज्य पे। ठीक है, ये बस्तर में जो है राज्य करते थे, बीजापुर के पुष्करी में, जो वर्तमान में बीजापुर के नाम से जाना जाता है, वही इनकी राजधानी थी पुष्करी के नाम से। वहां पर पृथ्वीसेन द्वितीय ने आक्रमण करके अर्थपति भट्टारक को पराजित कर दिया। और जैसा भवदत्त वर्मन ने उसके पिता के साथ किया था कि उसके राज्य को तहस नहस कर दिया था, ऐसे ही पृथ्वीसेन द्वितीय ने भवदत्त वर्मन के जो पुत्र थे अर्थपति भट्टारक, इनकी पूरी राजधानी को तहस नहस कर लिया। और जो नंदीवर्धन और विदर्भ का क्षेत्र भवदत्त वर्मन ने जीता था उसको फिर से वापस भी ले लिया। ठीक है, ये जो जानकारी मिलती है हमको केसरी बेड़ा अभिलेख, जो कि कोरापुट उड़ीसा से प्राप्त हुई है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है,
अर्थपति के बाद इनका भाई यानी कि बहुदंत वर्मन के जो दूसरे पुत्र थे, इन्होंने शासन संभाला। ठीक है, पोड़ागढ़ अभिलेख से हमको जो है इनकी जानकारी मिलती है। पोड़ागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है वाकाटक नरसिंह से जो है युद्ध करके फिर से अपने राज्य को प्राप्त किया और अपनी राजधानी जो पुष्करी थी उसकी फिर से स्थापना की। ठीक है, तो हारे हुए राज्य को जीत के इसने अपने राज्य में मिलाया, इसीलिए इनके अभिलेखों में इनको हारे हुए राज्यों को मिलाने वाला ऐसा कहा गया है। और इन्होंने अपने अभिलेख में लिखा है कि जो नल वंश था वो विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आप याद रखना। ये जो है स्कंद वर्मन के पोड़ागढ़ अभिलेख से हमको जो है पता चलता है। ठीक है, स्कंद वर्मन के बाद हमको कुछ सालों तक, लगभग 100-150 साल तक नल वंश के इतिहास के बारे में या उनकी पीढ़ी के बारे में और कुछ नहीं पता चलता। फिर क्या हुआ, हमको एक और अभिलेख प्राप्त हुआ, राजिम अभिलेख। राजिम में जो राजीव लोचन का मंदिर है वहाँ के पिलर में एक अभिलेख लिखा हुआ है। उस अभिलेख में लिखा हुआ है कि 3 नलवंशी शासक हुए, एक पृथ्वीराज, विरूपराज और विलासतुंग। पृथ्वीराज के पुत्र विरूपराज, जिनको विरूपराज बोलते हैं, और उनके पुत्र विलासतुंग जो है नलवंशी शासक थे। इनमें से जो ये विलासतुंग थे ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जो प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण है इन्होंने ही कराया। उस अभिलेख में ऐसा लिखा है कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग ने कराया, 712 ईस्वी में कराया और पंचायतन शैली में कराया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। विलासतुंग ने राजीव में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया, जो नल वंश के राजा थे। ठीक है, उसके बाद हमको नल वंश के 3 और राजा के बारे में जानकारी मिलती है, पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन और नरेंद्र धवल। ठीक है, पृथ्वी व्याघ्र, इनके बारे में जानकारी मिलती है उदयनदिरम अभिलेख से, जिससे पता चलता है कि विलासतुंग के बाद नल वंश का उत्तराधिकार इन्होंने संभाला था। ठीक है, भीमसेन के बारे में हमको पता चलता है कि पृथ्वी व्याघ्र के बाद इन्होंने उत्तराधिकार संभाला था, जो कि हमको पता चलता है गंजाम कोरापुट ताम्रपत्र अभिलेख से, जो 900 से 925 ईस्वी का है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं राजर्षि तुल्य कुल वंश को। ये 4वीं से 5वीं ईस्वी शताब्दी जो है इनका कार्यकाल माना जाता है। इनके बारे में आप याद रखिए, इनके बारे में टोटल जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, केवल और केवल एक अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है आरंग में, आरंग अभिलेख, उसी से हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो आरंग अभिलेख है ये राजा भीमसेन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया था। ठीक है, इसमें जो आरंग ताम्रपत्र अभिलेख है इसमें लिखा हुआ है गुप्त संवत 182 या 282। चूंकि ये गुप्त संवत का प्रयोग करते थे तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि गुप्तों के ये जो है अधीन थे, और गुप्त संवत 182 या 282 लिखा हुआ है। देखिए हमारे यहाँ 3 संवत जो है 3 कैलेंडर प्रचलित रहे हैं, विक्रम संवत, ग्रिगोरियन कैलेंडर और जो तीसरा है गुप्त संवत। ये जो गुप्त संवत है ये ईस्वी सन से 319 साल बाद बना था। तो अगर गुप्त संवत 182 दिया है तो ईस्वी शब्द में जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम 319 जोड़ देंगे, क्योंकि गुप्त संवत 319 साल बाद बना था, तो उस हिसाब से ये हुआ 9 तो 11 का एक हासिल लगा, 1 8 1 9 और 1 10 की 0 से लगे 501 ईस्वी या तो
601 ईस्वी। ठीक है, अगर ईस्वी सन के हिसाब से देखें तो इनका कार्यकाल 501 ईस्वी, या फिर अगर 182 गुप्त संवत को मानते हैं तो 501 ईस्वी, और अगर 282 को मानते हैं तो 601 ईस्वी जो है इनका कार्यकाल माना गया है आरंग ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार। ठीक है, और इस अभिलेख के अनुसार जो इनके सबसे प्रथम राजा थे वो हुए राजा सूर। राजा सूर के बाद दैत्यवर्मा, दैत्यवर्मा के बाद विभीषण, विभीषण के बाद भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम के बाद दैत्यवर्मा द्वितीय, उसके बाद भीमसेन द्वितीय। ये भीमसेन द्वितीय वही है जिन्होंने आरंग ताम्रपत्र अभिलेख लिखवाया था। ठीक है, एक और बात, उड़ीसा में कलिंग के खारवेल प्रशस्ति में, उड़ीसा में जो उड़ीसा के कलिंग में एक खारवेल राजा होते थे, खारवेल राजा की एक प्रशस्ति में इन्होंने स्वयं को राजर्षि वंश तुल्य कुल विनिश्रितः कहा है। मतलब राजर्षि वंश तुल्य कुल से विनिश्रित यानी उनसे उत्पन्न कहा है स्वयं को। तो अगर इस हिसाब से राजर्षि तुल्य वंश और खारवेल वंश एक ही हुए, और अगर ऐसा है तो खारवेल वंश का इतिहास जो है 900 ईस्वी शताब्दी तक चला था, तो इस हिसाब से राजर्षि तुल्य कुल वंश का जो इतिहास है 900 ईस्वी शताब्दी तक रहा होगा, ऐसा माना जा सकता है, यदि खारवेल वंश और राजर्षि तुल्य कुल वंश एक ही हैं तो। ठीक है, इसके अलावा जो हमको आरंग में ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उसमें जो इनकी राज मुद्रा है उसमें सिंह अंकित है। तो कभी भी जैसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्रीय राजवंश है जिनकी मुद्रा में सिंह अंकित था, तो ऐसा वंश है राजर्षि तुल्य कुल वंश। ठीक है, आरंग ताम्रपत्र जो है स्वर्ण नदी या सोन नदी जो कि अमरकंटक के पास से वहां से जारी किए गए हैं, ऐसा माना जाता है। जो इनके सिक्के थे, इनका जो ताम्रपत्र है आरंग से प्राप्त हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो है जारी कहाँ से हुआ था, सोन नदी अमरकंटक के जो पास है वहां से। इनके बारे में एक और खास बात है कि भारतीय इतिहास में राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में और कहीं जानकारी नहीं मिलती। इनका कोई भी अभिलेख या कोई भी जानकारी, कोई भी वर्णन छत्तीसगढ़ के अलावा किसी भी दूसरे राज्य में नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, इनका फिलहाल हमको एक ही जो है ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है आरंग में। यदि आरंग में उत्खनन का कार्य किया जाए तो इनसे संबंधित और भी नवोन्मेषण हो सकते हैं, इनसे संबंधित और भी जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।